साथियों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल CGPSC स्कोरर। साथियों, आज का हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास में शिक्षा शास्त्र, जिसके तहत अध्याय 1 देखेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दो भाग में है, भाग 1 एवं भाग 2। आज की जो हमारी क्लास है उसमें भाग 1 देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मनोविज्ञान भाग 1 में क्या है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके तथा लॉगस से हुई है। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। साइके, साइके का आशा है आत्मा, और लॉगस, लॉगस का आशा है आपका शास्त्र या अध्ययन। शब्दों के अनुसार देखते हैं। आत्मा का विज्ञान या आत्मा के अध्ययन का विज्ञान। गैरिट मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था। गैरिट जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, सभी जानते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम देखते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा 16वीं शताब्दी में? आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोमेल ने किया। साइकोलॉजिया जो शब्द है मनोविज्ञान के लिए प्रयोग किया गया था, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1590 में रुडोल्फ गोमेल ने किया था। ठीक है। अब प्रमुख दार्शनिक देख लेते हैं 16वीं शताब्दी का। अरस्तु, प्लेटो एवं कार्ट का नाम उल्लेखनीय है। अब 17वीं शताब्दी में देखते हैं मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। किसका विज्ञान कहा जाने लगा? मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। अब ये साइंस ऑफ माइंड के समर्थक कौन कौन थे देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक लिवनीज, हॉब्स, जॉन लॉक, कोर्ट, ह्यूम, पोम्पोलाजी, ये नाम प्रमुख है ह्यूम पोम्पोलाजी का, थॉम्स, रीड आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क विज्ञान का ये समर्थक थे। 19वीं शताब्दी को देखते हैं, किस नाम से जाना जाता है मनोविज्ञान को? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, काहे का विज्ञान? चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। चेतना का विज्ञान का समर्थक देख लेते हैं। विलियम जेम्स, विलियम वुंड सबसे महत्वपूर्ण नाम, तथा जेम्स सेली। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल देखते हैं। 1879 में विलियम वुंड के द्वारा, किनके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली गई थी। 1879 में विलियम वुंड के द्वारा। ठीक है। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन आता है कि किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो हमको ध्यान रखना है विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के संबंध में देखते हैं। 1905 में सर बोजेंद्र नाथ द्वारा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? सर बोजेंद्र नाथ के द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं 1916 में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना किया गया था। भारत में 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। विभागाध्यक्ष किसे बनाया गया? इसमें विभागाध्यक्ष बनाया गया था एन सेन गुप्ता को। ठीक है। वहां के जो प्रोफेसर एन सेन गुप्ता थे उनको इसका विभागाध्यक्ष बना दिया गया। अब देखते हैं मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि लेने वाला, पीएचडी की जो उपाधि लेने वाले थे प्रथम व्यक्ति कौन थे? गिरेंद्र शेखर बोस। कहने का आशा है कि भारत में प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पीएचडी की उपाधि ली मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो जो व्यक्ति थे वो गिरेंद्र शेखर बोस थे। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। हमारे यहाँ भारत में 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। प्रोफेसर एच.बी. मैत्री को मनोवैज्ञानिक शोध एवं संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। किसे प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया? मनोवैज्ञानिक शोध एवं संस्थान का प्रोफेसर एच.बी. मैत्री को। 20वीं शताब्दी में आ गए। अब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। इसे आधुनिक विज्ञान की भी संज्ञा दिया गया। ठीक है। सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग 1905 में विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया व्यवहार शब्द का प्रयोग? 1905 में विलियम मैकडूगल। ध्यान रखेंगे, भी क्वेश्चन में कभी कभी आता है।
चलिए, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन की 5 विशेषताएं को देख लेते हैं। कौन कौन सी 5 विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण है। इसको क्या करते हैं, एग्जाम जब आते हैं तो क्रम से जमाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। इसमें पहले है वस्तुनिष्ठता, कार्य कारण संबंध, सत्यापन, सार्वभौमिकता, तथ्यात्मकता। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ क्या होता है, कार्य कारण संबंध क्या है, सत्यापन क्या है, सार्वभौमिकता क्या है, गत्यात्मकता क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके समझे बगैर आप जो है मनोविज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता को समझ लेते हैं। जब किसी घटना या तथ्य को निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित और तथ्यों पर आधारित दृष्टि से देखा जाता है और प्रस्तुत किया जाता है, तब इसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। उदाहरण देख लेते हैं वस्तुनिष्ठता का। यदि एक पत्रकार किसी समाचार को केवल तथ्यों के आधार पर लिखे, न कि अपनी व्यक्तिगत राय से प्रभावित होकर, तो यह वस्तुनिष्ठता कहलाएगी। ध्यान रखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी प्रयोग किए जाते हैं वे सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे प्रमाणों और अवलोकनों पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसको झुठलाया नहीं जा सकता है ना, तथ्य पर आधारित होते हैं। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना, वो क्या रहते हैं, वस्तुनिष्ठ रहते हैं। अब कार्य कारण संबंध को समझ लेते हैं कि कार्य कारण संबंध क्या होता है। जब कोई चीज होती है तो उसके कारण दूसरी चीज घटित होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। यहाँ पे कारण जो है बारिश होना और जमीन का गीला होना जो है कार्य है। ठीक है, एक और समझ लेते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। यहाँ पे जो कारण जो है आपका मेहनत है, मेहनत से पढ़ना, और जो आपका कार्य यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे अंक लाना। ठीक है, यानी बिना कारण कार्य नहीं होता, बिना कारण कार्य नहीं होता, और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। यह है कार्य कारण संबंध। अब देख लेते हैं सत्यापन, वेरिफिकेशन क्या होता है। सुनिए ध्यान से। किसी विचार, सिद्धांत, शोध या प्रयोग के नतीजों की जांच करना ही सत्यापन कहलाता है। ठीक है, कि वे सही हैं कि नहीं है। कोई भी जो शोध करते हैं, सिद्धांत देते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके नतीजे देखते हैं कि सही है या नहीं है, ये होता है सत्यापन। ठीक है ना। सत्यापन को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। अगर एक शोध में कहा गया कि तनाव बढ़ने से नींद कम होती है, एक शोध में कहा गया कि तनाव बढ़ने से नींद कम होती है, तो इस बात का सत्यापन तभी होगा जब दूसरे शोधकर्ता भी यही नतीजा बार बार पाए। कहने का आशा है कि हमने तो शोध कर लिया कि तनाव बढ़ने से नींद कम हो रही है, लेकिन अन्य जो शोधार्थी भी हैं वो भी ये कहे कि हाँ, तनाव बढ़ने से नींद कम होती है, तब ये होता है सत्यापन। समझ आया? चलिए आगे। अब देखते हैं सार्वभौमिकता क्या है। सार्वभौमिकता का मतलब समझ लेते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब है सबके लिए समान होना, यानी जो बातें, नियम या विचार हर जगह, हर समय और सभी लोगों पर एक जैसा लागू हो, सार्वभौमिकता कहलाता है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण में इसको। सूरज का प्रकाश, यह सबको बराबर मिलता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, तो इसको हम सार्वभौमिकता कह सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, है ना। मानव अधिकार, हर इंसान को जीने, बोलने, सोचने और सम्मान पाने का हक है सम्मान पाने का हक है। ये अधिकार सभी लोगों पर लागू होते हैं। यह है सार्वभौमिकता। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी से भेदभाव करता है क्या? नहीं करता, सार्वभौमिक है वो, है ना, सबको अपनी ओर खींचता है। तो इसे सरल भाषा हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक और सबके लिए समान होने की विशेषता ही सार्वभौमिकता है। ठीक है, अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसे कैसे कहेंगे कि सार्वभौमिकता क्या है। हमने तो सामान्य अर्थ में आपको बता दी सार्वभौमिकता, है ना। सूरज का एग्जाम्पल दिया, मानवाधिकार का एग्जाम्पल दिया, गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल दिया। चलो अब इसको देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्वभौमिक कैसा है। ऐसी मानसिक स्थिति, अनुभव या व्यवहार जो हर इंसान में पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या संस्कृति या समाज का क्यों ना हो। ठीक है, समान रूप से जो भी अनुभव व्यवहार पाया जाता है, यह है सार्वभौम। और आसान भाषा में समझाऊं तो मनोविज्ञान में सार्वभौमिकता का आशय है सभी मनुष्य में समान मानसिक गुण या अनुभव। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गत्यात्मकता को। गत्यात्मकता, गत्यात्मकता जो है
पहले सरल भाषा में समझेंगे, उसके बाद मनोविज्ञान की भाषा में समझेंगे। पहले सरल भाषा में गत्यात्मकता देख लेते हैं क्या होता है। गत्यात्मकता का मतलब है चलते रहना या लगातार परिवर्तनशील बने रहने की अवस्था। ठीक है, चलते रहना या लगातार परिवर्तनशील बने रहने की अवस्था। ठीक है, अब इसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, आसान भाषा में इसे इंसान की मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों में लगातार गति और परिवर्तनशीलता होना ही गत्यात्मकता है। उदाहरण समझ लेते हैं, कभी हम खुश रहते हैं, कभी उदास, यह है गत्यात्मकता। ठीक है, मूड के हिसाब से। और व्यवहार में कक्षा में बच्चा गंभीर हो सकता है, लेकिन खेल के मैदान में वही बच्चा बहुत चंचल हो सकता है, यह है गत्यात्मकता। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि के 5 प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन से है। आपका पहला है निरीक्षण, दूसरा है आलेखन, तीसरा वर्गीकरण, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा है आपका सत्यापन। ठीक है, जो सत्यापन मैं आपको बता चुका हूँ, ये पांचवा वाला। अब देखते हैं इसको आगे। निरीक्षण का आशय क्या होता है, आलेखन का, वर्गीकरण का, सामान्यीकरण का, सत्यापन का। ठीक है, चल इसको व्याख्या देखते हैं। निरीक्षण को समझते हैं कि निरीक्षण क्या है। पहले सरल भाषा में देख लेते हैं। निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना, परखना या जांचना। निरीक्षण का सामान्य अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना, परखना, जांच करना। ठीक है, अब इसको मनोविज्ञान में कैसे निरीक्षण करेंगे उसको देख लेते हैं। व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाओं और भाव भंगिमाओं को बिना हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक देखना और उसे समझना क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। बच्चों का निरीक्षण। बच्चों का निरीक्षण कैसे करते हैं, बच्चा खेलते समय खिलौनों से कैसा व्यवहार करता है। कक्षा में निरीक्षण, छात्र पढ़ाई में ध्यान देता है या नहीं देता है, इस टाइप का निरीक्षण करेंगे। प्रयोगशाला में कैसे निरीक्षण करेंगे, व्यक्ति डर, गुस्सा या खुशी की स्थिति में कैसा प्रतिक्रिया देता है। यानी मनोविज्ञान में निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यवहार को देखकर उसके बारे में निष्कर्ष निकालना है। आलेखन को समझते हैं। यह एक संज्ञात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातें लिखकर बाहर निकालता है। इसे क्या कहते हैं, आलेखन कहते हैं। मतलब अपनी अंदर की जो बातें हैं उनको बाहर लिखित रूप में जो व्यक्त करते हैं वो क्या है, आलेखन कहलाता है। वर्गीकरण को सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि वर्गीकरण क्या है। किसी भी चीजों, जानवरों, पौधों या वस्तुओं को समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना क्या है, वर्गीकरण है। जैसे सामान्य भाषा में हम ले लेते हैं वर्गीकरण में, फल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, फल। फल में क्या क्या होता है, संतरा होता है, केला होता है, आम होता है। ये एक वर्गीकरण है, एक वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है। उसी प्रकार देख लेते हैं जानवर में। जानवर का वर्गीकरण करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, गाय, बकरी, कुत्ता, ये समझ गए, एक एक वर्ग में है, ये वर्गीकरण है। अब और देख लेते हैं रंग में, देख लेते हैं रंग। रंग में वर्गीकरण करके लाल, पीला, हरा, ये एक वर्ग है। हम समझ गए कि ये फल का वर्ग है, ये जानवर का वर्ग है और ये रंग का वर्ग है। ये तो ही सामान्य भाषा का वर्गीकरण। लेकिन हमको वर्गीकरण किस में करना है, हमको वर्गीकरण करना है मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान में किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं हम, किस आधार पर कर सकते हैं, देखते हैं उसको। हम कर सकते हैं भावनाओं के आधार पे। भावनाओं के आधार पर, भावनाओं के आधार पर क्या क्या, भावना में क्या क्या हो सकते हैं वर्गीकरण में। इसमें होता है खुशी, होता है खुशी, दुख, है ना। और व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के आधार पर, आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर क्या क्या हो सकता है। व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं और एक बहिर्मुखी होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं और एक होता है आपका बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी होता है। ये व्यक्तित्व के आधार पे हुआ। अब किसके आधार पर हो सकता है, बुद्धिमत्ता के आधार पर भी हो सकता है। किसके आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता के आधार पर।
बुद्धिमत्ता के आधार पर क्या होगा? व्यक्ति तार्किक हो सकता है, ठीक है, सामाजिक हो सकता है और रचनात्मक हो सकता है। कोई तार्किक अच्छा करता हो, कोई सामाजिक कार्य करने में दक्ष हो, कोई रचनात्मक कार्य में दक्ष हो। यह है वर्गीकरण। कहने का आशय यह है, मनुष्य के व्यवहार, शोध, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं को उनके प्रकार या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना ही वर्गीकरण है। अब देखते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण को सीधे उदाहरण से समझते हैं। आपने 2 सेब खाए, दोनों मीठे थे। सोच लिया कि सभी सेब मीठे होंगे। कहने का आशय ये है कि एक टोकरी है सेब का। सेब में आपने सिर्फ 2 सेब खाए, दोनों सेब आपको मीठे लगे और आपने क्या किया, सभी सेब को निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो है सभी सेब मीठे हैं। ये कहलाते हैं सामान्यीकरण। कहने का मतलब ये है, किसी एक या कुछ अनुभवों से पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकाल लेना सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है। और पांचवा जो सत्यापन है, सत्यापन को मैंने आगे बताया हुआ है ना, आप उसे सुन लेंगे। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। कौन कौन से लक्ष्य है देखते हैं। वर्णन एवं मापन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण।